बड़ी खबर है। फतेहपुर से 7वीं कक्षा के छात्र का अपहरण हुआ है और हड़कंप मच गया है। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। पिता को फोन कर फिरौती की रकम मांगी गई है। पुलिस ने छात्र की तलाश के लिए 4 टीमें लगा दी हैं। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। 1 जून को घर से लापता हुआ था छात्र। मलवा थाना इलाके के आदमपुर गांव की घटना है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है इस अपहृत छात्र को छोड़ने के लिए और इसकी तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित कर दी हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। संदीप केसरवानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यह अपहरण कब हुआ, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जैसा कि राजीव बता दूं कि पूरा मामला मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का है, जहां कक्षा 7 का छात्र है जो कि एक घर से असेंबली की परिस्थितियों में लापता हुआ था, जिसमें पिता ने इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं जब पिता के पास एक फोन आया कि 20 लाख की फिरौती के लिए, तो पिता ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस द्वारा जगह जगह के छापेमारी की जा रही है। कई संदिग्धों को उठाया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पिता की माने तो उनका बेटा 1 तारीख से लापता है। अभी तक उनके बेटे की तलाश नहीं हो पाई है। जहाँ फिरौती की रकम मांगे जाने के बाद से पूरे गाँव के अंदर हड़कंप है। वहीं पारिवारिक पुलिस का भी रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि सख्ती से जब इस बारे में बात की गई तो उनका ये कहना कि जल्दी छात्र की बरामदगी कर ली जाएगी। वही डीएसपी सहित वहाँ पे कई थानों की पोस्टिंग भी लगाया गया है, जहाँ पे छात्र के बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संदीप। 1 तारीख से इस छात्र का अपहरण किया गया और अभी तक इसकी तलाश कर रही है पुलिस। 4 टीमें बनाई गई हैं। अगली खबर लखनऊ से। नॉन कोविड मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू हुई। यूपी के सभी जिलों में अस्पतालों में इसकी शुरुआत हुई है। अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू हुई हैं। सभी सीएचसीज और पीएचसीज में भी आज से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई है। तो नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए सरकारी अस्पतालों में, सीएचसीज में, पीएचसीज में आज से ओपीडी और आईपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई है। ये बड़ी खबर और ये राहत भरी खबर नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। आज तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर फिरोजाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और नोएडा की। नॉन कोविड मरीजों को बड़ी सरकारी राहत। ओपीडी और सर्जरी सेवाएं प्रारंभ सरकारी अस्पतालों में। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद यूपी में आज से नॉन कोविड सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज पहले दिन ही अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज और जांच करवाने के लिए आए। हालांकि पहला दिन होने की वजह से अस्पतालों में आज ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं दिखाई दी और इक्का दुक्का लोग ही रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर्स के चैम्बर में दिखाई दी। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मंडली अस्पताल में प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए खास इंतजाम किए गए। ओपीडी सेवा शुरू होने से मरीजों ने राहत की सांस ली है। सरकारी अमले का मानना है कि सोमवार से भीड़ बढ़ने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद उत्तर प्रदेश में आज से नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भी आज से सभी नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू हो गई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में, जहां आप देख सकते हैं कि आज पहले दिन ही तमाम लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए आए हैं, दवाएं लेने के लिए आए हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी आज सर्जरी होनी है। हालांकि सर्जरी उन्हीं लोगों की जाएगी जिनका पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो आज पहले दिन पहले जैसी भीड़भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है और इस वक्त हम मौजूद हैं जो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, जहां पर पर्चे बनते हैं। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मरीज ही यहां पर आ रहे हैं अपने इलाज करने के लिए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्पताल तकरीबन 2 महीने के बाद खुले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर की जो जगह है वहाँ पर इस तरीके से सर्किल बना दिए गए हैं
ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बाईं तरफ की जगह है वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। जो गेट है ओपी जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर का, यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। वहाँ सैनिटाइजेशन के इंतज़ाम किए गए हैं। जो लोग सस्पेक्टेड हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है, खासकर उन मरीजों को जो गरीब थे, जो बहुत बड़े डॉक्टरों को दिखा नहीं सकते थे, बड़ी फीस नहीं दे सकते थे। तो ऐसे मरीजों को राहत मिली है। हालांकि इस भीड़ के मौसम में, इस कोविड के मौसम में, कोविड के काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, खुद को सुरक्षित रखना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनमें बीमार लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ उनके साथ में तीमारदार भी आते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2 महीने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू होने से लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना अब भी बड़ी चुनौती होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मेडिकल कॉलेजेस में भी ओपीडी सेवा शुरू हुई है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो उन्होंने सभी से अपील की है कि मरीज के साथ उनके तीमारदारों की भीड़ ना आए। जो लोग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आ जाते हैं वो किसी भी हालत में नहीं आए। आइए कोरोना के आंकड़ों की बात करें। 24 घंटे में 2,07,071 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कुल डिस्चार्ज लोगों की संख्या है 2,65,97,655। देश में एक्टिव केसेस की संख्या है 16,35,993। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त की, दवाओं की कमी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। आपदा में बार बार दवाओं की कमी का जिम्मेदार कौन है? ब्लैक फंगस के इलाज का इंजेक्शन बहुत महंगा है, ये बताते हुए सवाल पूछा है कि बार बार इस कमी का जिम्मेदार कौन है। ट्विटर पे यह प्रश्न पूछा है और ये रहा उनके ट्वीट का कंटेंट। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पर दुनिया का दवाखाना की उपलब्धि होने के बाद भी हमें इस आपदा में बार बार दवाइयों की कमी हुई है, जिम्मेदार कौन है? इंजेक्शन महंगा है, आयुष्मान योजना में कवर नहीं होता। मोदी जी कृपया इस दिशा में फौरन कदम उठाइए। इधर नोएडा में कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने रचित घई नाम के आरोपी पर एनएसए लगाया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 21 अप्रैल को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रचित को गिरफ्तार किया था। लैब की जांच में आरोपी के पास से मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली पाए गए थे। रचित जरूरतमंदों को 15 से 40 हजार रुपए में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचता था। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया उत्तर प्रदेश ने। मई महीने में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 6.9% रही, जो मार्च 2017 की तुलना में करीब 3 गुना कम हो गई। यानी योगी सरकार के आने के बाद मार्च 2017 में बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में 3 गुना कम हो गई है और 6.9% रह गई है। ये जानकारी दी है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने। राजस्थान में 27.6% है बेरोजगारी दर, उत्तर प्रदेश में 6.9%। ऐसे ही केरल में 23.5% और उत्तर प्रदेश में 6.9%। पश्चिम बंगाल में 19.3% बेरोजगारी की दर, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर से बहुत ज्यादा। तमिलनाडु में 28.4%, ये भी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश से। और दिल्ली में 45.6%। इन राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली में दिखाई दे रही है। झारखंड में भी 16% बेरोजगारी की दर है, जो भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, यह दावा उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 6.9% की बेरोजगारी दर है वर्तमान में, जो अन्य राज्यों के मुकाबले में काफी कम है। छत्तीसगढ़ में 8.3%, ऐसे ही पंजाब में भी 8% से ज्यादा है।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। कल हुई भाजपा नेता की हत्या पर बोलते हुए भाजपा ने रोष जाहिर किया है। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने दावा किया है कि अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ गिनती के 40 से 50 आतंकवादी बचे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है और वो अगले 4 से 5 महीनों में समाप्त हो जाएंगे। अब वहां जो भी आतंकवादी बनता है और बंदूक उठाता है वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उसे मार दिया जाता है। इसलिए अब वहां कोई आतंकवादी बचेगा ही नहीं। आइडेंटिफाइड 40-50 बचे हैं जो टेररिस्ट, उतने ही बचे हैं। पहले हजारों आते थे, 40-50 टेररिस्ट है। कोई जो बंदूक उठाता है उसके 1 महीना से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहता है। अब ऐसी हालत है, मतलब आप अगर टेररिस्ट बने तो 1 महीने से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नहीं है कश्मीर में। अब 40-50 बचे हैं और वो भी आप समझिए कि इट्स ए मैटर ऑफ 3-4-5 महीने में ये सारा समाप्त हो जाएगा। अब कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं। इसलिए अब वहाँ के यूथ को भी समझ में आने लगा है कि टेररिज्म उन लोगों को गलत तरीके से जो है बहकाया जा रहा था, अब उनसे वो निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उसे संबोधित किया और कहा कि कोरोना सदी की सबसे बड़ी चुनौती। वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक दूसरे देशों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। जलवायु परिवर्तन की समस्या भी हमारे सामने है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। ये प्रमुख बातें प्रधानमंत्री ने CSR के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए थोड़ी देर पहले कही। अगली खबर पीलीभीत से है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। महिला अपने साथ पेट्रोल लेकर थाने पहुंच गई और शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर उसने आत्मदाह की कोशिश की। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इंसाफ के लिए आत्मदाह की कोशिश। अरे फोन करो अधिकारियों को, क्या हो गया? न्याय के लिए तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। वैसे तो महिला भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन सुनवाई न होता देख इसने पेट्रोल लेकर आत्महत्या वाला ड्रामा शुरू कर दिया।
फर्श पर गिर भी गई। आनन फानन में महिला को उठाया गया और तहसीलदार ने इसकी शिकायत सुनी। आखिर ये महिला है कौन, अब ये जान लीजिए। ये महिला बीसलपुर तहसील के रड़ौता गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिनका आरोप है कि हर महीने इन्हें आधा पोषाहार मिलता है और अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। पोषाहार का चक्कर था, दाल और तेल, उसमें वो आधा आधा करना चाह रही। इधर समूह से भी कह दिया, आज मैं गाँव गई, मुझे बिल्कुल उसने कहा कि सहायता की बुराई लड़ाई है। जब फर्जी अंगूठा लगवा लाई वहाँ से, फर्जी अंगूठा लगवा के मेरी सहायता से समूह से भी लड़ाई कराई। इसे आधा पोषाहार राशन मेरे घर पर रखा है, ये पटने भी नहीं दे रही थी। अंदर इसने आज तक से कहा कि मैं बंटवाऊंगी चल के। मैंने कहा मैडम आधा पोषाहार कौन मांग रहा था आपसे? आधा पोषाहार जिसने मूर्ति देवी ने मुझसे मांगा, मेरे घर मांगने आई। तस्वीर पीलीभीत के बीसलपुर तहसील परिसर की है और महिला के ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तस्वीरों में देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद खुद तहसीलदार उसे अंदर लेकर गए और शिकायत सुनी, जिसके बाद अधिकारी ने महिला से शिकायत पत्र लेकर मामले की जांच का भी आश्वासन दिया है। एबीपी गंगा के लिए पीलीभीत से विक्रांत की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरदोई के हृदयपुरवा का रहने वाला विपिन खुद की शादी के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। दरअसल विपिन अर्कवंशी का कद कम होने की वजह से इसकी शादी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तक कई लड़कियों ने उसको रिजेक्ट किया है। विपिन अपने 2 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। विपिन ने अपने लिए जीवन साथी की तलाश के लिए मुख्यमंत्री योगी तक से गुहार लगा दी। विपिन का कहना है कि उन्हें जीवन यापन करना एक समस्या नजर आने लगी। विपिन नाम है मेरा और शादी करना चाह रहे हैं, योगी जी करवा सकते हैं। एक लड़के की अभी शादी हुई थी, जो अगर नहीं होगी तो कुंवारे मर जाएंगे। इसमें क्या क्यों नहीं हो रही आपकी शादी, क्या बात है? वो छोटी हाइट के वजह से हो नहीं रही है। गाँव में कोई लड़की है नहीं और बाहरी योगी जी करवा सकते हैं। बाकी इतना क्या करते हो आप काम? ये रोहित नर्सरी में रहते हैं, पेड़ पौधा का काम है और 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसी में अपना खाना खा। अगली खबर मुरादाबाद से है। यहाँ पर मझोला थाना इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट के धंधे का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने चल रहे गंदे धंधे का पर्दाफाश किया है। इलाके के लोगों की शिकायत पर मझोला पुलिस ने बुद्ध विहार में छापा मारकर कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को मौके से गिरफ्तार किया। बहुत समय से बुद्ध विहार इलाके में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने छापा मारा और इसका भंडाफोड़ किया। छापा मारकर मौके से 2 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।